हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दिस इज विकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। क्लास 9 का ये मोशन चैप्टर 7 आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्टूडेंट मैं जानता हूं पूरे साल आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़े हैं, कभी किधर पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने इस वन शॉट में हर वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, चाहे वो एक्सेलरेशन से बेस्ड हो, वेलोसिटी से बेस्ड हो, और उनको मैंने इतने छोटे छोटे जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं उनसे मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट तो एक बार इस वन शॉट को जरूर देखें, नहीं तो आप इस साल के ये जो एंड होने जा रहा है आपका सेशन का, इस सेशन के एंड में आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। स्टूडेंट तो एक बार इस वन शॉट को देख लीजिए और अपना वो हर वो कॉन्सेप्ट इस सेशन के एंड में क्लियर कर लीजिए जो अभी तक आपके पूरे साल क्लियर नहीं हुआ। स्टूडेंट तो बने रहें इस वन शॉट के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम तो कांस्टेंट है, वो बढ़ता ही रहेगा। आप जब तक इस दुनिया में है टाइम तो बढ़ ही रहा है। कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे निर्भर करता है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा हूं, अब आप देखें ये पॉइंट ए है, मैं इस पॉइंट ए पे खड़ा हूं और मैं ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट बी पर पहुंच रहा हूं और टाइम भी लग रहा है मुझे। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे और ये पॉइंट ए से बी कितना था? 3 मीटर मान लीजिए। तो 1 सेकंड में या फिर 2 सेकंड में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पे खड़ा था और यहां से मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। ये तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, वही क्या कहलाता है? मोशन। समझ रहे हैं बात आप मेरी? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेन में बैठता हूं, पॉइंट ए कोई नोएडा में है, ये नोएडा है, पॉइंट ए। आप निकलते हैं 2 PM पर। कितने बजे? 2 PM पर आप ट्रेन में बैठते हैं नोएडा से, और नोएडा से दिल्ली की डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट बी पे मान लीजिए आप दिल्ली, 46 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं और मुझे 20 मिनट लग रहे हैं। तो मैं नोएडा में ट्रेन में बैठा, तो मेरी पोजीशन क्या थी इस टाइम पर? नोएडा थी। 20 मिनट बाद मेरी पोजीशन चेंज हो गई, दिल्ली हो गई। तो मैं 20 मिनट बाद जब मेरी पोजीशन हुई, यानी कि 2:20 पर मैं कहां पर पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, टाइम तो बढ़ ही रहा है। अब मैं इस पोजीशन को इस पोजीशन पे चेंज होने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? 20 मिनट। तो टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज मेरी हुई। यस, तो यही कहलाता है मोशन। मोशन के लिए पोजीशन का चेंज होना मस्ट है। क्लियर है मेरी बात? नहीं है तो यही बात है, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रही है, वही मोशन है। मैं यहां खड़ा हूं पॉइंट ए पे, आगे मान लीजिए कोई पॉइंट बी, मैं यहां गया, यहां गया, यहां आ गया, ठीक है। तो मेरी पोजीशन चेंज हुई। ये पॉइंट ए था, मान लीजिए ये पॉइंट ए था। अब इस पॉइंट से मैं चला चला चला, इस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे। तो मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुई नहीं हुई? तो जब मेरी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, वो मैं मोशन में हूं। क्लियर है बात? आई थिंक, आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको रेस्ट बताता हूं, रेस्ट में क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था मोशन, अब देखिए रेस्ट। रेस्ट में क्या है? मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं, मूव ही नहीं कर रहा हूं, टाइम गुजर रहा है, देखिए टिक 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 टिक। घड़ी देखिए आप अपनी घड़ी में, सेकंड की सुई चल रही है, तो टिक 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 हो रहा है, लेकिन मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं स्टिल हूं, मैं रेस्ट में हूं। तो क्या है? मैं रेस्ट में हूं। अगर मैं मूव करना शुरू कर देता हूं, मोशन में हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा वाला एग्जाम्पल लेता हूं। वो पॉइंट ए पे मैं कहां था? एक ट्रेन में बैठा था नोएडा में, ठीक है। कहां पर था मैं? नोएडा में था। ये पॉइंट ए पर नोएडा है। नोएडा 46 किलोमीटर है, कहां से? दिल्ली से।
दिल्ली से कितना है 46 किलोमीटर है, पॉइंट बी पर दिल्ली है। अब 2 बजे मैं बैठा हुआ हूं, अभी मैं मूवी नहीं कर रहा, ट्रेन अभी खड़ी हुई है, मैं मूवी नहीं कर रहा। 1 बज गया, 2:01 आ गया, 2:10 आ गए, इसी तरह से 2:20 तक मैं पहुंचा, लेकिन अभी भी मैं ट्रेन खड़ी ही है, तो मैं मूव नहीं कर रहा, मैं दिल्ली जा ही नहीं रही, टाइम बढ़ा रहा हूं, मैं डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहा। इसका मतलब मैं भी रेस्ट में हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बंदे वाला एग्जाम्पल लिया था, किसी पॉइंट ए पर कोई बंदा खड़ा है और वो मूव ही नहीं कर रहा है पॉइंट बी तक, वो मूव ही नहीं कर रहा है पॉइंट बी पे, तो टाइम तो बढ़ रहा है अपनी जगह पे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसी तरीके से 5 सेकेंड, लेकिन वो बंदा मूव नहीं कर रहा है। तो यानी कि अगर वो खड़ा है, स्टिल है, तो मैं रेस्ट में हूं, और मैं चलना शुरू कर देता हूं तो मैं मोशन में हूं। ठीक है ना, मतलब टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, टाइम तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ता ही रहेगा, टाइम कभी नहीं रुकता है, लेकिन हमारी ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी पोजीशन पे निर्भर करता है। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो मोशन में है, और अगर वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी आप ही जानिए मोशन और रेस्ट। मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो मोशन कहलाती है। रेस्ट क्या कहलाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है और वो मूव नहीं कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो वो रेस्ट में। टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, इसलिए इसमें टर्म ऐड किया गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, मोशन में भी और रेस्ट में भी। अब एक टर्म आपने सुना होगा रिलेटिव मोशन, मैं उसको बड़े ही बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखो, तुमने अब तक रिलेटिव मोशन सुना होगा, रिलेटिव मोशन कहीं कुछ सुना होगा, कहीं कुछ सुना होगा। मैं आज तुम्हें बड़े इजी तरीके से बताता हूं रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अभी तक तुम एक एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए होगे, जैसे ही कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये कोई बस है, बस में ये कोई बंदा बैठा है, ठीक है ना। अब यहां से ये बंदा इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है, ये पॉइंट जो कहलाएगा इस बंदे का, ये ऑब्जर्वर समझ लीजिए आप इसे, या फिर इसे रेफरेंस पॉइंट समझ लीजिए, इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये देख रहा है, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, या फिर इस पॉइंट को आप ऑब्जर्वर समझ लीजिए, ऑब्जर्वर का पॉइंट। जब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है बस को आगे जाते हुए, और डेफिनेशन क्या कहती है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो मोशन होगा वो रिलेटिव मोशन है। कैसे, समझाता हूं। ये बंदा इस कार को देख रहा है, इस बस को देख रहा है, इस बस में जो चल रही है, तो जब ये बस जो है इसके रेस्पेक्ट में, इस बंदे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये बस के अंदर जो बंदा बैठा है, ये उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से बस चलेगी। मान लीजिए बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्कूल बस है। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये बंदा इस बस को देख रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रही है। अब ये बंदा जो इसके अंदर बैठा है, इसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, नहीं करेगा? करेगा। मान लिया ये यहां से 20 मीटर तक चला गया, तो अब इसकी पोजीशन, इस बस की पोजीशन यहां पे आ गई, कहीं पे इस पॉइंट बी पे। तो इस बस की पोजीशन इस बंदे के रेस्पेक्ट में चेंज हुई, नहीं हुई? हुई। तो यही तो डेफिनेशन कहती है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अभी भी समझ में आया? मैं और एग्जांपल लेता हूं। अभी तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बच्चों वाला एग्जांपल है। मैं और एग्जांपल लेता हूं, उससे आप समझते हैं रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं। अब मान लीजिए वही बंदा बस में एक साथ बैठा है, वही बंदा सेम बस में एक दूसरे के साथ बैठा है। अब ये वाला बंदा इस वाले बंदे को क्या मोशन में देखेगा, या ये वाला बंदा ये वाले बंदे को क्या मोशन में देखेगा? सो दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। और डेफिनेशन क्या कहती है,
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जब दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो यहां पे भी रिलेटिव मोशन क्या होगा इस कंडीशन में, रिलेटिव मोशन इस कंडीशन में जीरो होगा। रिलेटिव मोशन क्या होगा यहां पर, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिलेटिव मोशन क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, और एक अनदर कार है, दोनों कारें जो हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। दोनों कार हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में और स्पीड भी सेम है, सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है। अब मुझे बताइए, जब आप कार चलाते हैं तो सामने वाले बंदे को जब उस कार में देखते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए ऐसे लगता है, जब पीछे से ओवरटेक करता है, कोई कार लेके आता है, इधर तक ले आया, फिर आप जब उसे देखता है कि मोशन में ही नहीं है और वो भी आपको देखेगा, वो भी देखेगा कि आप मोशन में नहीं है। तो दोनों बंदे, चाहे वो इस कार में बैठा हुआ बंदा हो, चाहे वो इस कार में बैठा हुआ बंदा हो, एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। तो इस कंडीशन में भी रिलेटिव मोशन क्या होगा, शून्य, जीरो, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। अरे अगर आप रेफरेंस पॉइंट इसको मान लें तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, रेफरेंस पॉइंट इसको मान लें तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सेम एज इट इज कंडीशन यहां पर है। जब ये इसको देख रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये इसको देख रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब रिलेटिव मोशन होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा या कम होनी चाहिए तो ही रिलेटिव मोशन होगा। यस, रिलेटिव मोशन में जब तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक बंदा है, ये इस कार में है, ये कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसमें बैठा है कौन, राहुल। अब इस कार में जब राहुल बैठा है, ये राहुल की कार है और ये विकास की कार है। ये किसकी कार है, विकास की कार है। अब इसमें विकास बैठा है और ये कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब मुझे बताइए, जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और ये 40 से है और 60 से है, रेफरेंस पॉइंट आप इसको मान के चलिए, इसके रेस्पेक्ट में ये आगे निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, ये आगे निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। यस, 60 किलोमीटर वाली इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी और इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसके रेस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस होगी तो इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी और कोई डिस्टेंस कवर करेगी इसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में। यही तो रेफरेंस कैसे कहती है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन करेगी तो यहां पर रिलेटिव मोशन होगा। यस, समझ रहे हैं बात। अब दो कारें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा, दो कारें जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो भी रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि वो दोनों कारें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करेंगी अपनी। समझ रहे हैं मेरी बात। हां, चाहे रेफरेंस पॉइंट आप दूसरी कार को मान के चलें, चाहे रेफरेंस पॉइंट आप इस कार को मान के चलें, डिपेंड करता है कि आप किसको मान के चलते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है आई हो। तो
तो डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के लिए उसकी स्पीड एक की ज्यादा और एक की कम होनी चाहिए। अगर सेम स्पीड हुई, सेम वेलोसिटी हुई तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, वहां पर रिलेटिव मोशन जीरो होगा। अंडरस्टूड? आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या कहती है डिस्टेंस, देखते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट नो मैटर इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। हमारे समझ में नहीं आती इंग्लिश, हम जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए पे कोई राहुल बंदा खड़ा है। राहुल अपने घर पे खड़ा है, अपने हाउस में। पॉइंट ए पे उसका घर है, ठीक है। पॉइंट सी पर उसका स्कूल है। ये पॉइंट सी है, यहां पर उसका स्कूल है। अब ये पॉइंट बी आ गया। इस पॉइंट बी पर क्या है? टेंपल है, यानी कि मंदिर। तो राहुल जो है क्या करता है? स्कूल डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले टेंपल पे जाता है, फिर उसके बाद स्कूल जाता है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? तो यहां से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी उसने मंदिर के लिए, टेंपल के लिए, फिर उसके बाद वो स्कूल गया। 3 किलोमीटर डिस्टेंस उसने और कवर करी और वो स्कूल गया। समझ गए मेरी बात? ये जो पाथ कवर कर रहा है, कौन सा पाथ कवर करा राहुल ने? राहुल ने जो पाथ कवर करा, ए बी सी पाथ कवर करा। और ए बी सी पाथ की जो डिस्टेंस थी कितनी आई है? अगर इसको आप ऐड करेंगे 5 + 3 = 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस का। लेकिन इसमें कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। नो मैटर इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। यहां पे डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा। पहले इस डायरेक्शन में था, फिर नीचे आ गया। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार उसने मोशन नहीं किया, डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है उसने। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। दोबारा बताता हूं। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट नो मैटर इन विच डायरेक्शन मूव। कोई एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है लेकिन डायरेक्शन लेस है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है? अब पहला पॉइंट, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि उसमें ओनली मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसमें नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। तीसरी बात, डिस्टेंस जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। बट डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू 0 नहीं होगी। डिस्टेंस कभी 0 के इक्वल नहीं होगी, लेकिन ऑलवेज वो इक्वल तो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के से कम नहीं हो सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और समझाता हूं। आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट पाथ कवर करता है और डायरेक्शन के साथ। कैसे बताता हूं? जैसे मैंने राहुल के बारे में बताया था आपको कि राहुल है, ये पॉइंट ए पे खड़ा है राहुल, ठीक है ना। यहां पे राहुल है, तो राहुल ऐसे जा रहा था मंदिर, फिर मंदिर से जाकर सी जो स्कूल था वो यहां पर पहुंच रहा था। मतलब पहले 5 किलोमीटर ऐसे कवर कर रहा था, फिर 3 किलोमीटर ऐसे कवर कर रहा था, पहले ऐसे फिर ऐसे। लेकिन 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 डिस्प्लेसमेंट में वो डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा। शॉर्टेस्ट रास्ता स्कूल पे पहुंचने में कौन सा है? ये है सीधा वाला रास्ता।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये राहुल का घर, और फाइनल पोजीशन क्या थी? स्कूल। तो यही मैंने बात बताई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी इसमें? किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। अब मान लीजिए, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी थी यहां से? ये थी 2 किलोमीटर। तो मैं कहूंगा राहुल इज मूविंग 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है बात? मतलब राहुल 2 किलोमीटर चला, कहां चला? ईस्ट की तरफ चला। क्लियर है बात? अब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज का कोई नंबर, वो मैग्नीट्यूड है। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस क्या करता था? डिस्टेंस क्या करती थी? इनडायरेक्ट पाथ कवर करता था। मतलब ऐसे 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 घूम के जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करता है? स्ट्रेट पाथ कवर करता है। यह बात ध्यान रखें। स्ट्रेट पाथ कौन कवर करेगा? ये स्ट्रेट पाथ कवर करेगा। और ये कौन सा पाथ कवर करेगा? स्ट्रेट पाथ। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या कवर करेगा? स्ट्रेट पाथ। समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इसमें दोनों में। और दूसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट पाथ कवर करता है। यही बात, ठीक है ना? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है। 1 के वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दोबारा बताता हूं, स्केलर क्वांटिटी ओनली वैल्यू, मैंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर ओनली वैल्यू, दैट मीन स्केलर। और वेक्टर जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ईस्ट बोल दिया 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो ये वैल्यू जो है ये खाली मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और इसके साथ जो मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं ईस्ट, वो डायरेक्शन कहलाएगी। यानी कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वो वेक्टर हो गई, और ओनली मैग्नीट्यूड वो स्केलर हो गई। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था, ये एक्चुअल पाथ कवर करती है। जो एक्चुअल पाथ होता है उसको कवर करती है, और इन विच डायरेक्शन इज मूव नो मैटर, और ये मैटर नहीं करती, किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको, स्ट्रेट पाथ या फिर एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट लेस देन होता है किससे? डिस्टेंस से, और इक्वल टू भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा पॉजिटिव नॉन जीरो, और मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन जीरो, मतलब जो जीरो के बराबर नहीं होगी हमारी क्या? डिस्टेंस कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। और
इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। समझ आए मेरी बात? अब लास्ट पॉइंट, इट फॉलो इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ मतलब ये ऐसे 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 इनडायरेक्ट पाथ फॉलो करती है। स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है, ये सीधे चलती है बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए मेरे पास ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेते हैं। कोई बंदा है, यहां से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है ये बंदा, और चलते चलते टिक 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 इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो और वो वापस फिर लौट के आता है इस पॉइंट पे, मतलब ऐसे गया फिर वापस वो लौट के आया इस पॉइंट पर। यानी कि उसने कौन सा पाथ कवर किया, उसने पाथ जो कवर किया P2Q एंड देन R, Q2R। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, जरा बताइए। तो यहां पे मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं तो जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया P2Q एंड Q2R, यही तो कवर किया उसने। तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। 10 मीटर ऐसे चला और 2 मीटर Q से R तक आया। अब मैंने कहा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी P और फाइनल पोजीशन क्या थी R। तो मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, ये PR। समझ रहे हैं बात मेरी? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये तो डिस्टेंस आ गई है, डिस्प्लेसमेंट टेन माइनस 2 दैट मीन्स 8 मीटर। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, मतलब फाइनली वो R पे पॉइंट पे आ जा रहा है P से। तो जब P से वो R पे आ जा रहा है तो मैं डायरेक्ट P से R नहीं जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया। अगर वो फाइनली P से चला Q से चला R और फिर लौट के वो P पे आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब जिसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं उसके बीच में। तो दैट मीन्स इस केस में, तीसरे वाले केस में, जो उसकी पोजीशन होगी P2Q और Q2R एंड R2P, इसका मतलब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर पॉजिटिव चला और फिर 10 मीटर वेस्ट की तरफ निगेटिव चला, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स जीरो। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखूं 8 मीटर जो ये चला, तो ये मैं क्या लिखूंगा, 8 मीटर ईस्ट लिखूंगा या वेस्ट लिखूंगा, 8 मीटर ईस्ट लिखूंगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये कवर करेगा वो, तो ये क्या है, ईस्ट की डायरेक्शन है, तो इसलिए यहां पर ईस्ट आया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसी बेस पर। अ बॉय वॉक वन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क बना देता हूं आपके लिए। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें बॉय जो है वन लेंथ एंड ब्रेथ कवर करता है। अब इसमें लेंथ कितनी है, 150 मीटर, ये मैं नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए, और ब्रेथ कितनी है, 120 मीटर। जो ये लड़का जो दौड़ता है वो एक लेंथ और एक ब्रेथ दौड़ता है। एक लेंथ और ब्रेथ दौड़ने का मतलब क्या है, जरा समझिए। सिर्फ वो ऐसे दौड़ेगा, लेंथ हो गई, और ऐसे दौड़ेगा, ब्रेथ हो गई, या फिर वो ऐसे दौड़ेगा और ऐसे दौड़ेगा। समझ रहे हैं बात मेरी? लेंथ ऐसे दौड़ गया, ऐसे दौड़ गया,
वन लेंथ एंड वन ब्रेथ का मतलब ये होता है स्टूडेंट, एक तो वो लेंथ पे दौड़ रहा है और एक ब्रेथ पे दौड़ रहा है। मतलब अगर वो यहां से स्टार्ट करता है तो ये लेंथ कवर करी और ये ब्रेथ कवर करी तो इस पॉइंट पे आया वो। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये लेंथ कवर करेगा और ये ब्रेथ कवर करेगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? पहला पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? 150 ऐसे कवर करा, 120 ऐसे कवर किया, दैट मीन्स 0 7 2 270 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की। अंडरस्टूड? डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर इस बॉय के द्वारा टोटल पाथ कितना कवर हुआ, ये पाथ लेंथ कवर करी और ये ब्रेथ कवर करी, तो टोटल पाथ ये ऑब्जेक्ट ये बॉय ने कवर किया। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का जरा मुझे बता दीजिए कॉन्सेप्ट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये पॉइंट ए पॉइंट, और फाइनल पोजीशन क्या है? ये वाला पॉइंट सी पॉइंट। तो यहां पर पहुंचने का कौन सा रास्ता, छोटा रास्ता कौन सा है? ये है भाई, ठीक है, ये डायगोनल। तो ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 150 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 120 का स्क्वायर। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आ जाएगा इसका 30 अंडर रूट 41 मीटर। मैं आंसर लिख देता हूं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा। तो ये इस तरह से नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बड़ा नाम सुना होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में। समझाता हूं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। कोई बंदा यहां खड़ा है, अगेन वो यहां से चलता हुआ जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। वो 1 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। फिर दोबारा वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, जो कि वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी अगले 1 सेकेंड में पास करता है। जब पॉइंट सी से पॉइंट डी तक वो बंदा पहुंचता है और वो भी 10 मीटर है, कितने में? 1 सेकेंड में। कहने वाली बात ये है, टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। कोई बंदा 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है, फिर अगले नेक्स्ट जो 1 सेकेंड, अब जो नेक्स्ट 1 सेकेंड आने वाला है उसमें 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगला नेक्स्ट जो 1 सेकेंड आएगा उसमें 10 मीटर कवर कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या है? कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ किस तरह से होने वाला है? इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। तो टाइम ऐसे रहेगा, सेकंड में होगा, और डिस्टेंस कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी जो कि मीटर में होगी। तो 1 सेकेंड में उसने कितनी कवर करी? 10। अगले सेकेंड में उसने 20। अगले सेकेंड में उसने कितनी? 30। अगर आप यहां पर देखेंगे 1 सेकेंड इन दोनों का गैप, 1 सेकेंड इन दोनों का गैप, 1 सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर कर रहा है। 10 मीटर कवर करी, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करी, इन दोनों का गैप लेंगे, 10 मीटर ही तो आएगा मेरे भाई। इन दोनों का गैप करोगे तो 10 मीटर आएगा, ठीक है भाई। अब इन दोनों का गैप लोगे, वो 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में किसने 30 - 20 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कवर कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि यूनिफॉर्म मोशन आपकी दिखाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस ये पॉइंट ए है, अगेन
ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी मैंने कितना मान लिया 5 मीटर, वही बंदा है सेम, कितना भगाओगे इस बंदे को, ए से बी 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, फिर बी से सी 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर सॉरी, कितने अगले सेकंड में ये 14 मीटर कवर करता है, फिर सी से डी 24 मीटर है, ये अगले सेकंड में कवर करता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक सेकंड में अलग 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 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये बंदा, यानी कि इक्वल टाइम में, टाइम इक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा मेरे बच्चों, इधर टाइम रहेगा, इधर डिस्टेंस रहेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, समझ रहे हो ना? 1 सेकंड में 5, अगले 1 सेकंड में कितनी 14, अगले 1 सेकंड में 24, राइट? तो इस तरह से इसका ग्राफ रहने वाला है। ये मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। अब पढ़ते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड को अगर मैं लिखूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, और स्पीड को मैं v से डिनोट कर सकता हूं, पर यूनिट टाइम, उसको t से डिनोट करूंगा, ये स्पीड कहलाएगी। अब आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भैया विक्की भैया स्पीड कितने टाइप की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड अभी पढ़ के आए हैं, यूनिफॉर्म मोशन वही टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड वो आपने सुनी नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड में वही बताता हूं। तो पहले मैं टाइप बताता हूं आपको 4। यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड, जरा बताओगे? अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, ये कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। जरा मार्कर थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूं। अ बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 1 ए से बी 5 मीटर कवर के अगर उसने 1 सेकंड में, फिर बी से सी उसने 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, फिर सी से डी अगले 1 सेकंड में उसने कितना 5 मीटर कवर किया। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने में? इक्वल टाइम में। ये यूनिफॉर्म हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों? जरा ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, भाइयों मेरे और बहनों। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है जो कोई बॉडी है अनइक्वल डिस्टेंस, अभी तो पढ़ा था, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम। कोई बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल ए से बी ट्रेवल किया आपने कितने में? 5 मीटर 1 सेकंड में। बी से सी 14 मीटर कितने में? आपने 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में आपने कितनी ट्रेवल कर दी? 25 मीटर कितने? अगले 1 सेकंड में। तो अनइक्वल डिस्टेंस दिख रही है और इक्वल टाइम है, तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक स्पीड और होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको ही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और एक होती है जो आपने नहीं सुना होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आपने सुना ही नहीं होगा अभी तक, ठीक है ना। ये दोनों स्पीड हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। अब क्या जरूरत है मुझे एवरेज स्पीड निकालने की? वैसे तो नॉर्मल स्पीड होती है, लेकिन एवरेज स्पीड निकालने की क्या जरूरत पड़ गई जो हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं? एवरेज स्पीड इसलिए फाइंड आउट करती है, मान लीजिए आप कोई शहर है उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद, एमबीडी में यहां लिख देता हूं। आप इस शहर से पॉइंट ए पर है, इस शहर से आप गाजियाबाद जाते हैं, ये पॉइंट बी पर गाजियाबाद है, ठीक है ना। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जाते हैं गाजियाबाद। अब गाजियाबाद की डिस्टेंस कितनी है? 140 किलोमीटर। कितनी है? 140 किलोमीटर, ठीक है। तो आप 100 किलोमीटर कवर करते हैं कितने में? मान लिया 100 किलोमीटर मैंने कवर की कितने में? 3 घंटे में। 100 किलोमीटर कवर की मैंने 3 घंटे में, और बाकी की 40 किलोमीटर मैंने कवर की कितने में? मैंने 2 घंटे में, ठीक है ना। बाकी 40 किलोमीटर मैंने कवर की 2 घंटे में। तो ये पॉइंट कौन सा मान लीजिए? सी मान लीजिए। तो मान लीजिए जब मैं चलूंगा मुरादाबाद से गाजियाबाद के लिए, तो मैं 100 किलोमीटर चलाने के बाद कोई टोल पड़ेगा बीच में, जहां पर हम टोल देते हैं 100 रुपीज, या जितने भी पैसा होता है हाईवे का जो टैक्स होता है वो हम देते हैं। या फिर मैं कहीं स्पीड स्लो करूंगा, कहीं तेज करूंगा, सेम स्पीड से नहीं जाऊंगा। तो अब इस पॉइंट पे रुकने के बाद बाकी 40 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में कवर करी। तो इस पूरे सिनेरियो का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड निकालने का मतलब यह है कि पूरे रास्ते, पूरी होल जर्नी में मेरी स्पीड कितनी रही वो मुझे पता है। मैक्सिमम स्पीड पता करनी है कि मैक्सिमम में कितनी स्पीड से चला, ओवरऑल में कितनी स्पीड से चला, वो मुझे पता करने के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। मतलब ओवरऑल जर्नी में किस स्पीड से चला, ओवरऑल जर्नी में कितनी स्पीड से चला वो मुझे बताना है। वो स्पीड एवरेज स्पीड कहलाती है। ओवरऑल जर्नी की जो स्पीड होती है वो स्पीड एवरेज स्पीड कहलाती है। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 प्लस 40, 140, और टोटल टाइम 3 प्लस 2, तो 140 अपॉन 5, 5 2 10, 5 8 40, यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं होल जर्नी चला। क्योंकि कभी मैं कार स्लो कर रहा हूं, कभी फास्ट कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है या फिर ट्रैफिक नहीं है। तो टोल पड़ेगा रास्ते में, उसके लिए भी स्लो करूंगा, तो टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा है ना। चाहे टोल पे ही मैं रुक रहा हूं, टाइम तो मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पता है टाइम कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल जर्नी में कितनी स्पीड से मैं चला, वो स्पीड जो होती है वो मेरी एवरेज स्पीड होती है। इसलिए हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। समझ गए मेरी बात? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम 3 घंटे के लिए रुका, 2 घंटे के लिए रुका, वो पुट करा। एवरेज स्पीड 100 प्लस 40, 140, ये आ गया। 140 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 5 8 40, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं पूरी होल जर्नी में चला। जो मैक्सिमम मेरी स्पीड थी वही स्पीड एवरेज स्पीड। समझ गया बात मेरी? तो ओवरऑल इस स्पीड से मैं चला। अब मैं बताता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। अब जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड पहली बार नाम सुना होगा आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड का, अभी तक कहीं नहीं सुना होगा, ये विकी भैया के लेक्चर में ही आप सुनेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, कुछ के पास कार भी होगी, BMW, यार बहुत अमीर लोग हो तुम। कार चला रहे हो, ठीक है। स्पीडोमीटर जो होता है कार का, उस स्पीडोमीटर के ऊपर
उसी मोमेंट, जिस मोमेंट आप कार चला रहे हैं उसी मोमेंट में स्पीडोमीटर के ऊपर जो स्पीड शो कर रही है वही स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर लिख के आ रहा है 10 सुबह के 10 बज रहे हैं 5 मिनट 30 सेकेंड AM, ये लिख के आ रहा है 10 बज के 5 मिनट 30 सेकेंड, ये लिख के आ रहा है। उस दौरान उस स्पीडोमीटर पे स्पीड शो कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। जो ये 40 किलोमीटर पर आवर इस दौरान शो कर रही है 10 बज के 5 मिनट 30 सेकेंड पर, वही स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आ गई बात? कार चला रहे हैं, उस दौरान मान लीजिए 10 बज के 5 मिनट 30 सेकेंड हो रहे हैं और उस दौरान हमारे स्पीडोमीटर पे, ये जो स्पीडोमीटर है इस पर एक स्पीड शो कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आ गई बात? तो स्पीड का इस तरह से हमने कंप्लीट किया पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब नया कॉन्सेप्ट है, सीखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं लिखूं वेलोसिटी, इसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब पहचानेंगे कैसे कि स्पीड है वेलोसिटी है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा अ कार इज मूविंग फोर्टी किलोमीटर पर आवर, ओनली 40 किलोमीटर पर आवर बोला मैंने, इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं लगाई, ओनली 40 किलोमीटर पर आवर मैंने बोल दिया। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड। क्योंकि स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इनकी वैल्यू होती है, उसमें नंबर होता है। अब मैंने बोला अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या होगी? वेलोसिटी। ये क्या हुई? वेलोसिटी। समझ में आई मेरी बात? ये क्या हुई? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? उसमें मैग्नीट्यूड भी है विथ प्लस डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी निर्भर करती है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है डिस्प्लेसमेंट वाला। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो फिर वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती? तो वेलोसिटी भी हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ रहे हैं? इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मतलब यूनिट सेम है, सेम एज स्पीड। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? जरा ध्यान दें। एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है जिस तरह से मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी हमारी बनेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं लेता हूं आपको एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। मान लीजिए कोई बंदा है, वो ए से बी डिस्टेंस कवर करता है। कितने डिस्टेंस है? 10 मीटर।
कितनी डिस्टेंस है ये मेरे पास 10 मीटर है। ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में 2 सेकंड में। कितने टाइम में 2 सेकंड में कवर करता है। फिर बी से सी वापस आता है सी पॉइंट तक और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरे पास 6 मीटर। ये है 6 मीटर। ये कितने में करता है, ये इसे टाइम लेता है ये 2 सेकंड, इसमें भी 2 सेकंड लेता है। दोबारा बताता हूं, कोई बंदा है ए से बी डिस्टेंस कवर करता है जो 10 मीटर है पूरी, यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां लिख देता हूं उसे 10 मीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस ही जो कवर करता है कितने में कवर करता है 2 सेकंड में। फिर वापस लौटकर आता है और ये डिस्टेंस कवर करता है बी टू सी कितने में 2 सेकंड में। कितनी मीटर है 6 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी जरा देखें। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या करता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट को पकड़ता है। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो 10 में से 6 लेस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 10 माइनस 6 यानी कि ए सी बचेगा। ए सी कितना बचेगा 10 माइनस 6 यानी कि ए सी इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए 10 और माइनस 6 और टाइम, लेकिन टाइम आप 2 सेकंड मत रख देना, टाइम क्या होगा 2 + 2 यानी कि पूरी जर्नी में उसे कितना टाइम लगा, 2 ये वाले ऐड करो, 2 ये वाले ऐड करो यानी कि 4 सेकंड। पूरी जर्नी में उसे 4 सेकंड लगे। तो यहां कितना बचा 4 और यहां 4 हो गया नीचे, 4 से 4 कैंसिल 1, तो 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी से वो चला। ठीक है। अगर वो फाइनली पॉइंट, अब वो जा रहा है ए से बी, बी टू सी और सी से फाइनली ए पर आ जा रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है। इसका मतलब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब मैं अगर निकालूंगा इसका एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, और टाइम कुछ भी हो वो मेंशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। एक कॉन्सेप्ट आपने नया देखा होगा, वो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, वो क्या होता है u + v/2, इस तरह से निकालने का। समझ रहे हैं मेरी बात। तो u क्या है यहां पर, u है इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब मेरे पास एक ऐसा क्या है कि भाई ये कहां इंप्लीमेंट हो, ये कहां इंप्लीमेंट होगा सर जी, ये कहां इंप्लीमेंट होगा ये तो पूछो। हाँ मैं बताता हूं आपको ये कहां इंप्लीमेंट होगा। देखो कोई बाइक है, क्वेश्चन है, कोई बाइक है, a bike is moving with या फिर with 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद जो बाइक राइडर है इंक्रीज हिज स्पीड, स्पीड कितनी कर दी टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब
कोई बाइक थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, आफ्टर 5 सेकंड उसने स्पीड कितनी कर दी, 30 मीटर पर सेकंड कर दी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितने से चल रही थी गाड़ी, 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ये चेंज हुई, नो मैटर कितने टाइम में चेंज हुई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ चल रही हो गाड़ी या रुकी हुई हो, वो मैं बातें बताऊंगा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, 5 सेकंड बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, एक्सीलरेटर दिया और स्पीड कितनी कर दी, 30 मीटर पर सेकंड कर दी। तो इस केसेस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जहां पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी हो या नहीं भी दे रखी हो तो भी मैं बता दूंगा। तो कैसे लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस वी अपॉन टू। u की वैल्यू कितनी है 10, v की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन टू, यानी कि 40 अपॉन टू, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से चल रही थी। अंडरस्टूड, समझ में आई बात, नहीं आई समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसी पे बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक कार है, वो रेस्ट में है, एक कार है जो कि वो रेस्ट में है, वो अभी रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो शून्य होगी, 0। कार अब मूव करनी शुरू कर दी, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v, वो हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरी प्रतिक्रिया होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। आप किसी कार में बैठे थे, कार में चाबी नहीं लगी हुई थी, अभी बंद थी कार, आपने कार ऑन की, ठीक है, फिर आपने स्टार्ट की, 5 सेकंड में आपकी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस केस में भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी ए वी u प्लस वी अपॉन टू। तो u कितना है 0 और v कितना है 20 अपॉन 2 कर देंगे, 20 अपॉन 2 दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। यहां भी टाइम से कुछ लेना देना नहीं होता है इन केस में, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, ओनली u प्लस वी अपॉन 2 करके आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्टूडेंट स्पीड क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनिशियल टॉपिक में, अभी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑब्जेक्ट, वही वेलोसिटी है। और यूनिट टाइम में, टाइम तो कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया था आपको। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होती है स्पीड, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। स्पीड हैज क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए एक्सेलरेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यानी कि ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, मतलब a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या ऐसे ही एक्सप्रेशन को समझ लेंगे हम, नो, विकी भैया की क्लास है। एक्सप्रेशन हम 3 तरह से समझेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सप्रेशन, सेकंड नेगेटिव एक्सप्रेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और तीसरा होगा जीरो एक्सेलरेशन। हम इन तीनों पैमानों पर एक्सेलरेशन को नाप के देखेंगे, शॉर्ट में लिख दिया है।
हम इन तीनों पैमाने पर एक्सेलरेशन को देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। फॉर्मूला यही इंप्लीमेंट होगा। फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a फॉर एक्सेलरेशन। इन तीनों पैमाने पर हम नाप के देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। आप समझते हैं तीन तरह से एक्सेलरेशन को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई कार है, कार बड़ी खराब बनाता हूं मैं यार। कोई कार है, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो कार मोशन में आ गई है, अब वो कार मोशन में आ गई है, कितने टाइम बाद? यानी कि t 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड। दोबारा सुनिएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब बता रहा हूं, कोई कार है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, और अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जब रुकी हुई है तो 0 होगी। 5 सेकंड बाद उस कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 अपॉन टी। टाइम कितना है? 5। 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो इस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? हर सेकेंड हर सेकेंड हर सेकेंड कार की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। हर सेकेंड, एवरी सेकेंड कार की जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, और 5 सेकेंड बाद वो कितनी हो जाएगी? 20। 5 4 जा 20। समझ रहे हैं बात? आगे चलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ गए ना या नहीं समझे? कंफ्यूज है? नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा। कोई कार है, कोई कार है, वो ऑलरेडी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। कोई कार है, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑलरेडी चल रही है, मूव कर रही है। समझिए ना? अब जब यहां पे इस पॉइंट से वो मूव कर रही है, इस पॉइंट पे मान लीजिए, अब उसमें ब्रेक अप्लाई किए, जब उसमें ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब कार में हम ब्रेक लगा देंगे तो अब उसमें मोशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और कितनी देर में कार रुकी है? 6 सेकेंड में। दोबारा सुनिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। कार है, वो इनिशियली ऑलरेडी चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है? उसमें हमने ब्रेक अप्लाई किए। जब ब्रेक कार में अप्लाई किए तो अब कार जाके रुकेगी, दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। जब कार रुकेगी तो 0 हो गई। अब कितनी देर में रुक रही है कार? आफ्टर ब्रेक अप्लाइंग 6 सेकेंड बाद, यानी कि 6 सेकेंड बाद कार रुक रही है। तो अब कार का एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, देखिए पहले ये थी फिर ये थी, इसी तरीके से पहले 0 थी 20 हुई। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। और टाइम कितने टाइम में चेंज हो रही है? 6 सेकेंड में। तो माइनस के 30 अपॉन 6, दैट मीन्स कितना हो गया? माइनस के 6 5 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, और 6 सेकेंड बाद वो 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इस माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है कार की वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से घट रही है, और 6 सेकेंड बाद वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये इसका मतलब है। ये वैल्यू नेगेटिव में आई तो रिटार्डेशन हो रहा है, इनकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब जीरो एक्सेलरेशन बताता हूं। कोई कार है, वो कार जो थी वो मूव कर रही है
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम चला रहे हैं, 1 घंटे बाद हमने देखा कि कार की स्पीडोमीटर पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फ्री शो कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही शो कर रही है, बगैर रुके, बिल्कुल नहीं हिल रहा है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर की जो कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की चल रही थी, और हमने देखा 1 घंटे बाद कार की जो वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर ही थी। दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कार। कार कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब क्या होगा? क्या एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है? नो, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60। इनिशियल वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम कितना है? 1। दैट मींस ये जीरो वैल्यू हो गई। ठीक है ना? तो कार के एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब बच्चों मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है आपको। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भैया इंस्टा पर, कि भैया कि अगर मान लीजिए हमारी कार है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इस स्पीड पर एक्सेलरेशन भी तो बहुत ज्यादा होगा। जब कार आपकी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब इस टाइम पर आप 200 बगैर चेंज हुए फिक्स स्पीड पे चल रही है। दोबारा बताता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जब हमारी कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि स्पीडोमीटर पर 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड शो कर रहा है कार के, तो इसका मतलब कार का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। नो, ऐसा नहीं। मैं बताता हूं बच्चों, जब स्पीडोमीटर पर 200 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा है बट फिक्स्ड, चेंज नहीं हो रही है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, फिक्स्ड, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही है कार। नहीं समझिए मेरी बात? दोबारा बताता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कार हमारी, तो भैया एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, ये सोच रहे हैं। लेकिन नहीं, एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीडोमीटर नहीं हिल रहा है। जब स्पीडोमीटर नहीं हिल रहा है, इसका मतलब हमारी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। ये कंडीशन है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सबसे पहले फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। तो इसमें चेंज ही कुछ होगा ऐसा। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, यानी कि चेंज तो हो, या तो इंक्रीज करके चेंज हो या डिक्रीज करके चेंज हो, और इक्वल अमाउंट में, वो कहलाएगी हमारी क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को 5th फ्लोर से नीचे गिराता हूं। मैं इस मार्कर को 5th फ्लोर से नीचे गिराता हूं। जब मैं इस मार्कर को 5th फ्लोर से नीचे गिराऊंगा, तो इसके ऊपर, मार्कर के ऊपर मेरा जो मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर एक एक्सेलरेशन रहेगा, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं, जो कितनी होता है? 9.8 होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मार्कर गिरेगा नीचे 5th फ्लोर से, तो हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ेगी। किस दर से, किस रेट से? 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए टाइम, ये वेलोसिटी है, या फिर ये एक्सेलरेशन है। जब ये मार्कर गिरेगा, अभी ये रेस्ट में है, अभी ये मार्कर रेस्ट में है, अभी मेरे हाथ में नहीं गिरा है, तो वेलोसिटी भी इसकी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। अब ये मार्कर को मैंने छोड़ा है 5th फ्लोर से, अपनी विंडो से, तो पहले सेकंड में इस मार्कर ने कितनी कवर की? 5। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड काय में थी वेलोसिटी इसकी? मीटर पर सेकंड। इसको आप समझेंगे काय में? मीटर पर सेकंड में। और एक्सेलरेशन कितना था इसका? अभी 5 ही रहेगा।
देखिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता लगता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में हमारी ऑब्जेक्ट, या फिर कितनी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर हमारी ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रही है या फिर कितनी स्लो चल रही है। ये सब चीजें हमें पता लगता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट्स स्टार्ट। अब ये पढ़ते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है? इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी किसी ऑब्जेक्ट ने, फिर अगले सेकंड में उसने 4, फिर तीसरे सेकंड में उसने 6, फिर चौथे सेकंड में 8। इसका मतलब हर सेकंड में वो 2 2 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और मैंने क्या बताया था, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, बस ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में जो ये ट्रेवल कर रही है, हम स्लोप निकालते हैं इस लाइन का। ये लाइन हमें क्या बता रही है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस लाइन का अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या किसे कहते हैं? स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप कहलाता है एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का झुकाव। किसी भी ये लाइन जो है, इसका एक्स एक्सिस से ढलान कितना है, झुकाव कितना है, वो स्लोप कहलाता है। अब स्लोप की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन वैल्यू अपॉन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हम किन्हीं दो ले लेते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की जो ये ट्रेवल कर रही है स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप निकालने के मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। मैं 2 पॉइंट इसके ऊपर लेट कर लेता हूं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये पॉइंट हो गया डी। अब इसको मैंने नीचे बढ़ाया, ये पॉइंट ले ऐड कर लीजिए सी। इसको मैंने नीचे बढ़ाया, ये पॉइंट ऐड कर लीजिए आप कितना, डी, ठीक है। तो यहां पे टाइम मान लीजिए इनिशियल टाइम कितना था, t1, और यहां पे इनिशियल टाइम कितना मान लीजिए t2। सेम एज इट इज यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो पॉइंट आपने लेट किया है, यहां पे मान लीजिए आप s1 डिस्टेंस और यहां पर मान लीजिए आप कितनी, s2 डिस्टेंस, ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से वैल्यू कितनी चेंज हुई, 6 से 8 हो गई, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा दीजिए और एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू चेंज हुई, t2 माइनस t1, यानी कि t2 माइनस t1 कर देंगे हम। तो क्या हुआ है, 10 माइनस 6 और ये कितना हो गया हमारे पास, 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2 और ये 4, यानी कि 2 निकल के आ गया। और ये स्लोप क्या है हमारा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब स्टूडेंट ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा ध्यान से देखें स्पीड को, इस ग्राफ को। इधर टाइम है जो कि सेकंड में है, इधर डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, ऐसे बढ़ रही है और ये ऐसे बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखें, पहले 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर एकदम ज्यादा बढ़ा दी, अगले 2 सेकंड में इस पॉइंट पर 22, अगले 2 सेकंड में इस पॉइंट पे 34। तो अगर जरा ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट या फिर इस पॉइंट से देखेंगे तो टाइम तो कांस्टेंट है, यानी कि 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितनी ज्यादा ट्रेवल कर रही है, जरा देखें। 34 माइनस 22 कितना बचा, 2 1, यानी कि 12 मीटर एक्स्ट्रा। इसका मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है सेम टाइम में, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। एज द ग्राफ गो कंटिन्यूसली, तो क्या हो रहा है, स्पीड उसकी बढ़ रही है, कंटिन्यूसली स्पीड उसकी बढ़ रही है। जरा देखें, यहां से स्पीड बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये ग्राफ ये भी शो कर रहा है कि स्पीड हमारी किस तरह से चेंज हो रही है और कैसे बढ़ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हमारी ऑब्जेक्ट, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस ग्राफ के बेस्ड। तो इस न्यूमेरिकल में हमें स्पीड निकालनी है A to B, B to C एंड C to D। इन पॉइंट्स में हमें स्पीड निकालनी है। सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं फ्रॉम A to B। A से B पे कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है यहां पर, इसे मान लीजिए टाइम ऐसे बढ़ रहा है सेकंड में, और डिस्टेंस ऐसे बढ़ रही है मीटर में। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लीजिए आप क्या, S1, और ये B कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो इसको ले लीजिए आप S2। और ये टाइम ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए T1, और ये पॉइंट ले लीजिए आप T2। ठीक है, तो स्पीड मैंने आपको बताया था स्लोप से ही निकलती है। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। अब स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। तो हम इसे स्पीड के इक्वल टू रख सकते हैं। बात एक ही है, स्लोप लिख दीजिए, स्पीड लिख दीजिए, बात एक ही है। तो वाई एक्सिस से वैल्यू कितनी है, क्या चेंजेस आ रहा है? S2 माइनस S1 कीजिए आप, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अपॉन एक्स एक्सिस पे देखिए T2 माइनस T1, टाइम में ये चेंज आ रहा है। तो 3 माइनस और 0 अपॉन T2, 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3 अपॉन 3, 3 से 3 खत्म, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। अंडरस्टूड? कब? जब ये A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। अब इसकी स्पीड निकालिए B to C। B to C, B to C कैसे निकलेगी? स्पीड क्या होता है? वही सेम बात है, स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चेंज इन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस किस तरह से हो जाएगा? तो अब यहां पर वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। देखिए आप, बी से लेके सी पॉइंट तक स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 3 मीटर ही कवर कर रही है और इक्वल टाइम में। इसका मतलब 3 माइनस 3 और टाइम T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 5। ठीक है, तो क्या हो गया 0 अपॉन 2, दैट मीन 0। स्पीड क्या है यहाँ पर? इस पॉइंट पे कांस्टेंट है और यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है। अब निकाल लीजिए स्पीड C to D। C से D निकालनी है आपको, किस तरह से निकलेगी? स्पीड निकालिए चेंज इन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी? ये S2 मान लीजिए इसको, और C पर देखिए आप यहां इसे S1 मान लीजिए। अब इसे S1 मान लीजिए, ये जो हमने लेट किया था इसे S1 मान के चलिए। अब ऐसे रब कर देता हूं मैं, तो S2 माइनस S1, और D पॉइंट पे देखिए इसे मान लीजिए T2, और इसे C पॉइंट पे इसे मान लीजिए T1, तो T2 माइनस T1। तो S2 वैल्यू कितनी है? 8, S1 कितनी है? 3, T2 कितनी है? 10, एंड T1 कितनी है? 7, 5 अपॉन 3। ठीक है ना, ये आ गई है आपकी 5/3 लिख दीजिए इसे आप। तो ठीक है, बस ओके, यही छोड़ दीजिए आप। तो इतनी मीटर पर सेकंड की स्पीड आपकी ये आ गई है। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे चलते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जो दे रखा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए दे रखा है। काय के लिए दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारी बॉडी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, सेम वेलोसिटी से चल रही हो, उस केस में ये दे रखा है। अब यहां पर क्या है? वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में है वाई एक्सिस पे, और यहां टाइम है जो कि सेकंड में है एक्स एक्सिस पर। वो ऐसे बढ़ रहा है और वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है। ठीक है ना? अब अगर मुझे यहां पर स्लोप निकालना है तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप क्या होगा बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए? जो एक्सेलरेशन होगा वही स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट है। 2 पॉइंट ले लीजिए मुझे निकालने के लिए। मान लीजिए एक पॉइंट में ये ले लेता हूं A, और एक पॉइंट में ये ले लेता हूं B। ठीक है, तो A से B तक वेलोसिटी
हमारी जो चेंज होगी वैल्यू y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और x एक्सिस पे यानी कि x एक्सिस पे टाइम तो बढ़ रहेगा, टाइम तो कांस्टेंट होता है, टाइम तो बढ़ेगा ही। टाइम देखिए आप t2 और यहां हो गया है t1, ठीक है, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, t2 माइनस t1, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी भी 40 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है, क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो चेंज हो गई 5 माइनस 2, यानी कितना करा उसने कवर 3 और ये 0, दैट मीन्स 0 एक्सेलेरेशन इसका हो जाएगा, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलेरेशन होता है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, तो एक्सेलेरेशन यहां पे क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आया। अब अगर इस केस में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, जरा मुझे बताएं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन सभी पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स रहेगी हमारी। अब इसके नीचे निकालना है, तो मुझे इस पॉइंट को मान लीजिए आप सी, इस पॉइंट को मान लीजिए आप डी, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किस फॉर्म में है, स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ए सी इंटू सी डी, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, समझ गए मेरी बात। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड। अब यूनिफॉर्म मोशन पे चलते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, लगातार वेलोसिटी हमारी इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे यहां पर स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, किन्हीं दो पॉइंट्स मैं लेट कर लूंगा, मेरे पास दो पॉइंट हैं, मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है, एक पॉइंट आप ले लीजिए यहां पर 20 पे ले लीजिए ए पॉइंट, और एक पॉइंट आप ले लीजिए यहां पर 40 पर बी पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा स्लोप में, चेंज वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, चेंज वैल्यू ऑन वाई एक्सिस मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस t2 माइनस t1, ठीक है। तो इसमें कितने हुए 40 माइनस 20, और यहां पे t2 माइनस t1 20 माइनस 10, मतलब 20 अपॉन 10, ये खत्म, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल के आ गया एक्सेलरेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब हर 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, और 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अब निकालते हैं, मैं क्या निकालता हूं, अब डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस लाइन ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए मुझे पहले एक यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप ए बी, इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी, इसे मान लीजिए ई। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए
बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए सी डी ई, ए सी डी ई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए ई और हाइट कितनी है बी ई, और रेक्टेंगल लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ कितनी है ए सी एंड ब्रेथ कितनी है सी डी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात मेरी आपके या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इधर टाइम है जो कि कांस्टेंट रहता है, मैंने आपको बताया ही है। इधर वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, देख लीजिए। पहले इक्वल अमाउंट में चेंज हुई, फिर अनइक्वल, फिर अनइक्वल, देख लीजिए आप। तो ये डायग्राम शो करता है, ग्राफ शो करता है अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए चलते हैं स्टूडेंट, अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए साइंटिस्ट ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी। जब बाइक हमारी चलती है या फिर कार हमारी चलती है, उसमें वेलोसिटी भी होती है, स्पीड भी होती है, चेंज इन वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होता है, टाइम भी होता है, डिस्टेंस भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है। इतनी सारी चीजें होती हैं किसके अंदर, उस गाड़ी की स्पीड में और उस गाड़ी की वेलोसिटी के साथ। तो उन सबको देखते हुए साइंटिस्ट ने 3 रिलेशन दिए। वो 3 रिलेशन कुछ इस तरह है, उन 3 रिलेशंस को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब जरा जान लें v क्या है, u क्या है, a क्या है। सबसे पहले u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम टेकन। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, बस यही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, न्यूमेरिकल है जो कि बेस्ड है इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर, वो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। कोई एक ट्रेन है, कोई एक ट्रेन है, वो जो ट्रेन है वो रेस्ट में है, अभी काय में है, रेस्ट में है। जब वो ट्रेन रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब वो ट्रेन रेस्ट में है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब वो ट्रेन चलना शुरू कर देती है और वो 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। समझ गए मेरी बात, 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो इसका मतलब अब उसमें क्या निकाला है, हमें फर्स्ट पार्ट निकाला है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दे मेरी इस बात के ऊपर। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे a निकालना है और मुझे t पता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट।
v कितना है मेरे पास 72, 72 को मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। t मेरे पास कितना है, t है मेरे पास 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया, ठीक, कितना इजी हो गया। तो 18 4 72, ठीक है ना, 18 4 72, 5 4 20, 20 आ गया ये a, और ये कितना आ गया 5 इंटू 60, ठीक है। a की वैल्यू 20/5 इंटू 60, राइट, और ये कितना टाइम गया 3 टाइम, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/15 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आ गया है। समझ गए मेरी बात। अब निकालते क्या है, अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है हमारा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एस हमें निकालना है, यू कितना है 0 हो जाएगा, क्योंकि यू 0 है तो टी को भी 0 कर लेगा। हाफ ए की वैल्यू कितनी है 1/15 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 60, 5 इंटू 60, ठीक है। और स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, 5 इंटू 60 को 2 बार लिखूंगा, क्योंकि स्क्वायर है, टी का स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं इसे 2 बार लिखूंगा, ठीक है। तो 15 4 60, राइट, 15 4 60 एंड कितना हो जाएगा 2 2 4, राइट, तो कितना बचा 5 2 5 60, दैट मीन्स कितना हो गया सबके मल्टीप्लाई में 5 2 10, 10 5 50 और 50 6 3000, तो 3000 मीटर आ गया। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मैं काय से डिवाइड करूंगा, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना हो गया इतने किलोमीटर, इनके 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। आगे मेरी बात समझ में नहीं आई, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, इन 5 मिनट, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम ही न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमे या मोशन करे। दोबारा बता रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा, वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अंडरस्टूड। जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड नॉट अ वेलोसिटी, मैंने कहा, तो क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे डायरेक्शन ईस्ट में है, अगर आप घुमा रहे हैं, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहां पर है वेस्ट में है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। अब इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? जब वेलोसिटी उसकी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो ये मोशन कौन सा कहलाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये क्या कहलाएगा? तो अरे भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये मोशन कौन सा हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन लगेगा, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ही तो है जो इसे घुमा रहा है। देखो देखो बच्चों, अगर ध्यान दे रहे हो, ये सेंटर ही तो है जो इसे घुमा रहा है, समझ रहे हो ना? तो क्या हो गया? एक एक्सेलरेशन लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड दी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हो? अब इसके लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, लीनियर वेलोसिटी निकालूं, कैसे निकलेगी? लीनियर वेलोसिटी जो होगी मेरी, वेलोसिटी v सर्कमफ्रेंस, इसकी डिस्टेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस कितनी होती है? 2πr अपॉन टाइम टेकन, टाइम क्या हो गया? t। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू 2πr अपॉन t, राइट। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई अगर मान लीजिए
मैं इसे घुमाता हूं तो जब मैं इसे छोड़ूंगा एक एक्टिविटी के तहत बता दूंगा तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा अलोंग विद द टेंजेंट। मान लीजिए ये टेंजेंट है तो मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो जब मैं इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट में से रिलीज कर दूंगा तो इसी पॉइंट पे ही आगे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उस पर, ये फोर्स कौन सा है? ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो मेरी मसल लगा रही है इसके ऊपर। ठीक है ना? ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं। ये फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अपने मसल्स के थ्रू इसके ऊपर लगा रहा हूं। अब जहां पर मैं इसे रिलीज कर दूंगा उसी पॉइंट पे जाके गिरेगा। मान लीजिए रिलीजिंग पॉइंट ये है, ये रिलीज पॉइंट, तो ये ऐसे ही जाके गिरेगा। ये देखिए आप, ये देखिए गया। ठीक है ना? तो देखा आपने कितनी इजीली हमने अपने सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें। तो देखा आपने कितनी इजीली हमने पूरा ये मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और जो कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल लग रहे थे कितनी इजी लगने लगे स्टूडेंट। तो इसी तरह से और वीडियोस आती रहेंगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है ताकि मैं और बेटर वीडियो बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय।